कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। आरोही अपने सिर को पकड़ लिए सोफे पर आकर बैठ गई। आंखों से लगातार आंसू गिरने लगे। कुछ देर बाद आंखों से बाहरी आंसुओं को बड़ी ही बेरहमी से पोंछी और खुद से बोली, नो यार, यू आर नॉट आरोही, यू आर ए आर, जो किसी से नहीं डरती और किसी को कुछ नहीं समझती, जो बेरहम है। ये कहकर वो वॉशरूम में सावन लेने चली गई। दूसरी तरफ निखिल उसके दोनों बच्चों को लेकर रूम में जाता है और उनके पसंद का स्नैक्स ऑर्डर करता है। अब रात होने वाली थी और उन्हें डिनर भी करना था, इसलिए निखिल ने लाइट स्नैक्स ऑर्डर किया था। क्रिस त्रिस दोनों का मुंह बना हुआ था और उन्हें अपने मॉम के पास जाना था, पर अभी वे जानते थे कि उनकी मम्मा परेशान है, इसलिए वो दोनों कुछ नहीं बोलते हैं और स्नैक्स आने पर मजे से खाने लगते हैं। उन दोनों को मुस्कुराते हुए देखकर निखिल मुस्कुरा देता है और वो दोनों मुस्कुराते हुए निखिल की तरफ देखकर बोले, बड़ी, आप भी आओ ना, लेट्स एंजॉय स्नैक्स। ये सुनकर निखिल मुस्कुराते हुए उन दोनों के पास गया और दोनों के पास बैठकर स्नैक्स एंजॉय करने लगा। वहीं दूसरी तरफ दक्ष हॉस्पिटल में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता। उसने पहले ही सोच लिया था कि वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने अपने असिस्टेंट से कहकर निकलवा कर रहेगा। वो तुरंत अपने असिस्टेंट रोहित को कॉल करता है। दूसरी तरफ एक लड़की दुल्हन की जोड़े में बैठी हुई थी और उसके सामने बैठा हुआ लड़का, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वो लड़की गुस्से से उस लड़के को घूर रही थी और उस लड़के की आंखों में एक चमक थी। वो अपनी आंखों में चमक लिए एकटक उस लड़की को देख रहा था। वो लड़का मुस्कुराते हुए एक झटके में लड़की की कमर में वापस से हाथ डाला और उसको अपने करीब खींचकर किस करने लगा। लड़की छटपटा रही थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वो लड़का था कि पूरे जोश के साथ उसे किस कर रहा था। अचानक फोन कॉल आने से वो लड़का धीरे से उससे दूर हुआ और उसके होठों को छोड़ दिया। अपने मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर वो समझ आता है कि ये तो बॉस का कॉल है। वो तुरंत बॉस को कॉल उठाते हुए बोला, हेलो सर। तभी दूसरी तरफ से दर्ज अपनी रौबदार आवाज में बोला, रोहित, तुम जल्द से जल्द आरोही के बारे में सब कुछ पता लगाओ। ये सुनकर रोहित हैरान रह गया। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद बॉस ने मैडम को ढूंढने के लिए क्यों कहा, जबकि उनको अच्छे से पता है कि मैडम इस दुनिया में नहीं रही। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? यही सब बात रोहित के दिमाग में चलने लगा। वही दर्ज अपने ऑर्डर देकर तुरंत कॉल कट कर दिया। कुछ देर तक रोहित इसी तरह सुनने बैठा हुआ था। वहीं उसके सामने दुल्हन के जोड़े में बैठी हुई लड़की उसकी तरफ घूर रही थी। चलिए, हम आप सबको बता दें कि ये लड़का कोई और नहीं, रोहित दत्त का असिस्टेंट और वो लड़की आरोही की फ्रेंड जिया थी। जिया वहाँ कैसे पहुंची, उसके साथ क्या हुआ, ये सब आपको आगे चलकर पता चलेगा। जिया गुस्से से रोहित के सीने पर मारते हुए बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे किस करने की? ये तुमने दूसरी बार किस किया है और तुमने मेरा आज दो बार फायदा उठाया। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए जिया रोहित के सीने पर मारे जा रही थी। वही रोहित, जो कि दक्ष के ऑर्डर को सुनकर अभी तक सुन सा था। रोहित जिया के इस तरह मारने से होश में आया और वापस से उसके हाथों को पकड़ लिया और सीट पर पुश करते हुए उसके ऊपर आ गया। फिर उसकी आंखों में घूरते हुए देखकर बोला, डोंट डू दैट, यू नो ना हाउ मच आई रीड। तुम्हें तो पता है ना मेरे पास कौन है और मैं उनके साथ रहते हुए काफी रूड हो चुका हूँ, तो इस तरह से मेरे साथ बिहेव मत करना। ये सुनकर जिया एक पल के लिए रुकी, फिर वापस से उसके सीने पर मारने लगी और बोली, मेरी हिम्मत कैसी हुई और क्या कहा तुमने? तुम रूड हो? तुम मुझे नहीं जानते, लगता है ट्रेलर भूल गए हो। जिया की बात सुन रोहित के होठों पर स्माइल आ गई और वो उसी स्माइल के साथ बोला, ऑफ कोर्स, मैं कुछ नहीं भूला, मुझे सब अच्छे से याद है और मैं कैसे ट्रेलर भूल सकता हूँ? मेरा सब कुछ तो तुम्हारे साथ ही तो हुआ था। फर्स्ट ऑफ तो सारी केस तुम्हारे साथ ही होगी ना, तो फिर मैं कैसे सारे मोमेंट्स भूल सकता हूँ? और रही बात तुम्हारे गुस्से की, तो वो भी मैं नहीं भूला। जिया रोहित को घूर कर देख रही थी। तभी रोहित जिया की तरफ देखते हुए आगे बोला, मुझे अभी बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर हाँ, मुझे ये जानना है कि तुम इस तरह से क्यों और किससे भाग रही हो। ये कहते हुए रोहित ने तुरंत कार स्टार्ट कर दिया। तभी जिया रोहित को मारते हुए बोली, प्लीज स्टॉप इट कार, मुझे उतरना है। तब रोहित उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखकर बोला, नो वे, क्योंकि तुम इस वक्त जिस कंडीशन में हो तुम्हारा कहीं भी जाना सेफ नहीं है। तुम मेरे साथ मेरे होटल चलो।
और मेरे रूम में ही रहना, क्योंकि जिस तरह से मैंने देखा है मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये बात कोई नॉर्मल है। जिया बिल्कुल चुपचाप हो गई और अपने स्थान पर बैठ गई। रोहित अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल लगाया और कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा। ये सुनकर वो तुरंत कॉल कट कर दिया, फिर कार को फुल स्पीड में होटल की तरफ बढ़ा दिया। वहीं दक्ष भी इंतजार नहीं कर पाया और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर होटल रूम में जाने के लिए तैयार हो गया। डॉक्टर वैसे उसे मना कर रहे थे क्योंकि उसके सिर पर काफ़ी चोट आई थी, पर दक्ष था कि किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने सिर्फ आरोही ही नजर आ रही थी। उसे किसी भी हाल में आरोही से मिलना था। दक्ष की जिद के आगे डॉक्टर भी हार मान गए और उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। डॉक्टर दक्ष को यही राय देते हैं कि आप कम से कम 2 दिन चेकअप के लिए यहाँ आएंगे, और दक्ष हाँ में सिर हिलाकर हॉस्पिटल से बाहर आ गया। वहीं उसके साथ कुछ गार्ड्स भी थे जो उसकी सेफ्टी के लिए वहां आ गए थे। दक्ष बाहर आकर तुरंत कार में जाकर बैठ गया। दक्ष के बैठते ही ड्राइवर तुरंत कार स्टार्ट कर देता है। तभी दक्ष ऑर्डर देकर बोलता है, सीधे होटल रूम में चलो। ये सुनकर ड्राइवर हाँ में सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। दक्ष कार में बैक सीट पर पीछे की तरफ सिर टिकाकर बैठा हुआ था। उसके आंखों के सामने वापस से आरोही का खूबसूरत चेहरा आ गया। आरोही के साथ बिताए हर लम्हों को याद कर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वो मन ही मन सोचने लगा कि जब से वो यहाँ आया है तो उसे हर जगह आरोही का ही एहसास हो रहा है। वो अब समझ गया था कि हो ना हो आरोही उसी होटल में है और वो इस बात का पता लगा कर रहेगा। वो किसी भी हाल में आरोही को पाकर रहेगा और उसकी नाराजगी दूर कर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ आरोही ने दूसरा प्लान कर रखा था। वो यहाँ पर सिर्फ अवार्ड के लिए आई थी, जो कि अब हो गया था। वो तुरंत अपने कपड़े पैक करके आज रात की फ्लाइट से वो यहाँ से दूर जाने वाली थी। निखिल को भी इन्फॉर्म कर दिया था और वो क्रिस को लेकर आरोही के रूम की तरफ आया। तभी सामने से आ रही आरोही की नज़र जैसे ही निखिल पर पड़ी वो चौंक गया। हालांकि निखिल की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी, पर दक्ष उसके हाथों में दोनों बच्चों को देखकर ही हैरान रह गया। आगे उसने ऐसा सीन देखा जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। निखिल आरोही के डोर के पास खड़े होकर डोर नॉक करने लगा। वहीं दक्ष निखिल को अपने 2 बच्चों को साथ लेकर जाते देखकर एक पल के लिए चौंक गया। वो वहीं खड़े होकर निखिल को देख रहा था कि वो किस तरफ जा रहा है। उसे यही लग रहा था कि निखिल आरोही के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है या कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा। ये सोचते हुए एक साइड खड़ा होकर देखने लगा। निखिल आरोही के डोर के पास खड़े होकर डोर नॉक करता रहा, पर डोर ओपन नहीं हुआ। तभी क्रिस की आवाज़ निखिल के कानों में पड़ी, जो चिल्लाकर बोला, मम्मा मम्मा। एक्चुअली आरोही किसी काम से रूम लॉक करके बाहर चली गई थी। वो अभी ही कॉरिडोर से होते हुए रूम की तरफ आ रही थी, जिसे देखकर क्रिस चिल्लाकर बोल रहा था, मम्मा मम्मा। दोनों बच्चे दौड़ते हुए आरोही के पास चले गए और आरोही ने उन दोनों को बड़े ही प्यार से अपने गले से लगा लिया। फिर उन दोनों के माथे को चूमते हुए बोली, आप दोनों यहाँ, वो भी अकेले। निखिल भी वहां आ गया और निखिल को देखकर वो दोनों बोले, मम्मा हम दोनों बडी के साथ हैं। ये सुनकर आरोही मुस्कुराई और दोनों की उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाकर रूम की तरफ बढ़ गई। निखिल बोला, मैं तुम्हारे रूम का डोर नॉक कर रहा था पर तुम थी ही नहीं। आरोही, हाँ, वो मुझे कुछ ज़रूरी काम था इसलिए मैं बाहर गई थी, और चलो रूम में बाकी बातें करते हैं। निखिल हाँ में सिर हिलाया और सभी एक साथ रूम की तरफ बढ़ गए। आरोही रूम कार्ड से रूम का डोर अनलॉक किया और सभी अंदर चले गए। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ा दक्ष ये सब देख रहा था। उसके आंखों के सामने देखते ही देखते रूम का डोर लॉक हो गया। ये देखकर दक्ष को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और वो अपनी जगह पर फ्रीज सा खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे करे। उसका दिमाग एक समय के लिए मानो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आरोही अपनी लाइफ में इतनी आगे बढ़ गई है और उसके 2 बच्चे हैं, वो भी निखिल के साथ। क्या मतलब, वो उसको भूल चुकी है। वो मन ही मन ये सब सोचने लगा। उसके दिमाग में यह आ रहा था कि क्या आरोही निखिल के लिए ही उसे छोड़कर चली गई थी, पर ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी वाइफ तुमसे बहुत प्यार करती थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक एक करके सारे आरोही के साथ बीते हुए पल दक्ष को याद आने लगते हैं। वो एक जगह पर लड़खड़ाया हुआ खड़ा था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। दक्ष पीछे मुड़कर देखा तो वहां रोनिका खड़ी थी। उसकी होठों पर एक स्माइल थी। वो स्माइल करके बोली, दक्ष तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आगे तुम्हें सच्चाई पता चल गई ना? ये सुनकर दक्ष हैरानी से रोनिका की तरफ देखने लगा और बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? रोनिका बोली, यहाँ नहीं दक्ष,
चलो रूम में चलकर बातें करते हैं। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़कर रूम की तरफ बढ़ गई। वहीं दच बिना कुछ बोले रूम की तरफ बढ़ गया। फिर कुछ देर बाद दच रोनिका के साथ रोनिका के रूम में था। रोनिका सोफे पर बैठी हुई थी। वो तुरंत अपने बैग में से कुछ फोटोज निकालकर दच की तरफ बढ़ाई। दच जो कि रोनिका को घूर रहा था वो तुरंत फोटोज की तरफ घूरने लगा। तभी रोनिका बोली, लुक एट दिस, तुम्हें ये सब पता चल जाएगा। ये कहते हुए दच के हाथ में उन फोटोग्राफ को पकड़ा दिया। दच एक एक करके उन सारी फोटोज को देखने लगा। दच जैसे जैसे उस फोटो को देख रहा था उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। माथे पर नसें उभर आई थी और उसके हाथों की मुट्ठी बनने लगी थी। उसकी आंखें सुर्ख होने लगी थी और उसके होठों पर जो एक हल्की मुस्कान थी वो भी बिल्कुल गायब सी हो गई थी। उसके सामने बैठी रोनिका मन ही मन खूब मुस्कुरा रही थी। वो खुद पर भी प्राउड कर रही थी कि आज उसका प्लान पूरी तरह से सक्सेस होके आएगा। वहीं दच और आरोही के रिश्ते को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। असल में उस फोटोज में आरोही को निखिल के साथ गलत तरीके से दिखाया गया था। हालांकि ये फोटोज रियल नहीं थे, उसे तो रोनिका ने एडिट करवाया था। दोनों की दूर से खड़े होकर बातें करने वाली फोटोज को भी पास करके इंटीमेट फोटो के साथ ज्वाइन करके एडिट कर दिया गया था। वो किसी के इंटीमेट फोटो को लेकर उसमें उन दोनों की फोटोज को ऐड कर दी थी जिससे ये लगे कि उस फोटोज में वह दोनों ही हैं। दच इस पर ना ध्यान दे करके वो तुरंत गुस्से से बौखलाया। वो एक एक करके सारी फोटोज देखने के बाद एक झटके में उसके टुकड़े टुकड़े कर फर्श पर फेंकते हुए बोला, नो नो, नॉट पॉसिबल। वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है। ऐसा करते हुए वो गुस्से में सोफे पर से उठा और इधर उधर घूमने लगा। रोनिका बोली, ये सच है, मैंने तुम्हें परेशान देखकर ही पता लगवाया और मुझे पता चला कि वो दोनों काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के साथ। उन दोनों का मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। और तुमने तो देख ही लिया उनके दोनों बेबीज, वो दोनों बेबीज उन्हीं दोनों के हैं। ये सुनते ही दच की आंखें और भी गुस्से से लाल हो गई। वो गुस्से से हाथों को पंच बनाकर दीवार पर मारती हुई बोला, नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज शी इज माई वाइफ एंड शी लव्स मी अ लॉट। वो मुझे कभी भूल नहीं सकती है। तभी रोनिका बोली, नो, वो आरोही नहीं, एवी है, जिसका बिजनेस वर्ल्ड में नाम है। उसका फेस तुम्हारी आरोही से मिलता है पर वो आरोही नहीं है। रोनिका पूरी कोशिश कर रही थी कि वो दज का ब्रेन वॉश कर सके। काफी हद तक वो ब्रेन वॉश कर भी चुकी थी पर फिर भी दज का मन तो उसे बार बार यही कह रहा था कि वो उसके आरोही नहीं है। पर उसका दिल पर यह कह रहा था कि नहीं, ये उसकी आरोही है। ये कोई एवी नहीं है, उसकी आरोही ही है जिसने अपना नाम शॉर्ट में AR कर लिया है। रोनिका काफी देर तक भड़काती रही और उसे ये बताती रही कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। दच बस बेजान सा खड़ा उसकी बातें सुनता रहा। तभी रोनिका धीरे से आगे बढ़ी और दच के गले लगने वाली थी पर दच तुरंत झट से उसे खुद से दूर किया और बोला, नो वे रोनिका, प्लीज लीव मी अलोन। ये सुनकर रोनिका कुछ देर तक दच की तरफ देखती रही और फिर हाँ में सिर हिलाकर बोली, ओके, अभी मैं जा रही हूँ, पर तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। दच तब कुछ नहीं बोला और रोनिका वहां से चली जाने लगी। वहां से जाते हुए उसके होठों पर खतरनाक स्माइल थी और आंखों में एक चमक थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, नाउ यू आर माइन दक्ष, आखिर आज मैंने तुम्हें अपना बना ही लिया। अब तुम देखते जाओ मैं कैसे आरोही को तुम्हारे माइंड से गायब करती हूँ। कुछ देर बाद रोनिका आगे बोली, अब मुझे पता चल चुका है कि कैसे तुम लोगों को अलग करना है। मैंने तुम्हारे मन में उसके खिलाफ ऐसा जहर भरा है कि उसे मिटा नहीं पाओगे। और रही बात उस आरोही की, तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो तुम्हारी आरोही ही है और मैं उसे कभी भी तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आने दूंगी। हालांकि तुम उसके करीब नहीं जाओगे पर वो तुम्हारे करीब आए उससे पहले मुझे उसे रास्ते से हटाना होगा। वो मन ही मन ऐसे बोलती हुई रूम से बाहर निकल गई। वो अपने तेज कदमों के साथ कॉरिडोर से होते हुए रूम में चली गई। रूम में जाते ही वो डोर लॉक कर किसी को कॉल की। दूसरी तरफ से कुछ रिंग बाद किसी ने कॉल पिक किया तो रोनिका अपनी तेज आवाज में बोली, मैं अभी जिस लड़की की फोटो भेज रही हूँ उस लड़की को तुम्हें रास्ते से हटाना है। दूसरी तरफ से कुछ बोला गया तो रोनिका बोली, या तुम ये काम जल्दी कर दोगे तब तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। दूसरी तरफ से कुछ बोला गया जिसे सुनकर रोनिका की आंखों में एक चमक आ गई और उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए मिरर के सामने जाकर खड़ी होकर बोली, देखना आरोही,
मैं तुम्हें कैसे इस दुनिया से गायब करती हूँ और तुम्हारा नामो निशान भी दुनिया में नहीं बचेगा। वैसे भी मैंने दज के दिल में तुम्हारे लिए नफरत भर दिया है, पर अब तुम भी इस दुनिया में नहीं रहोगी। ये कहकर वो तेज तेज हंसने लगी, मानो किसी पागल को कुछ मिल गया हो और उसकी खुशी का ठिकाना ना हो। वहीं आरोही का कुछ और ही प्लान था। रात को आरोही सारे बैग्स पैक करके क्रिस को गोद में लिए और निखिल क्रिस को गोद में लिए हुए रूम से बाहर निकलकर होटल से चेकआउट किया। फिर होटल के बाहर निकल गए, जहाँ पहले से उनके लिए कार तैयार था। वो दोनों वापस अपने शहर जा रहे थे। वहीं दच अपने रूम के बालकनी में खड़ा सब कुछ देख रहा था। वो निखिल को आरोही के साथ जाते देख उसकी आंखें सर्द हो गई थी और हाथों की मुट्ठी कस गई। वो गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, क्या इसके लिए ही तुमने मुझे छोड़ दिया था? नहीं वाइफी, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं ये मान ही नहीं सकता कि तुम मेरी नहीं हो। ये कहते हुए मनी मन दांत पीसते हुए निखिल को घूर कर देखा और तुरंत ही किसी को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन देकर कॉल कट कर दिया और बोला, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक मुझसे दूर भागती हो। आरोही और निखिल दोनों बच्चों के साथ कार में बैठे हुए थे और उनकी कार फुल स्पीड में रोड पर आगे बढ़ने लगी। सभी इस वक्त एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। अभी आरोही के माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। आरोही के सामने बार बार दच का चेहरा आ रहा था और ना चाहते हुए भी वो अपनी आंखों से उसे ओझल नहीं कर पा रही थी। वो अपने दोनों बच्चों को कसकर गोद में पकड़ी हुई थी। वहीं क्रिस और त्रिस दोनों ही नींद के आगोश में जा चुके थे। वो उन दोनों की तरफ देखी और उन दोनों के माथे को सहलाकर धीरे से बड़बड़ाई, तुम दोनों ही हो मेरी लाइफ, इसके अलावा कोई नहीं। ये कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही एक बार फिर से दस का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। जब उसका एक्सीडेंट हो गया था वो खून से लथपथ था। ये सोचकर उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसे एक अलग सी बेचैनी सी महसूस होने लगती है। वो बार बार ना चाहते हुए दच को अपनी आंखों से ओझल नहीं कर पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक से इतनी घबराहट और बेचैनी क्यों हो रही है, पर वो समझ भी रही थी, पर समझ कर भी अनजान बन रही थी। वो गहरी गहरी सांस लेने लगी। तभी उसके पास में बैठा निखिल आरोही को बड़े ही गौर से देखते हुए बोला, व्हाट हैपेंड आरू, व्हाट हैपेंड एवी? आरोही अचानक निखिल की तरफ देखी और बिना किसी भाव के बोली, नथिंग। इतना कहकर वो वापस से सामने की तरफ देखने लगी। वहीं निखिल आरोही की बात सुनकर समझ गया था कि वो उसे बताना नहीं चाहती है। कहीं ना कहीं निखिल भी समझ गया था कि अभी इस वक्त आरोही के मन में क्या चल रहा है। वो ये जानता था कि आरोही इस वक्त इमोशनल हो रही है। उसका इतना इमोशनल होना उसे कहीं दुख ना दे दे, क्योंकि उसने आरोही के दुख को देखा था, उसको महसूस किया था, जो आरोही ने पिछले 5 सालों सहे थे। सबसे छुप छुप कर रोया करती थी। वो भी किसके लिए? उस दच के लिए। वो दच खन्ना जो आरोही को धोखा देकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। ये बातें निखिल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाते थे। इस कारण उसे दच से सख्त नफरत थी और वो यही चाहता था कि आरोही वापस से उसके पास ना जाए। ऐसा नहीं था कि वो आरोही को अपने पास रखना चाहता था, बल्कि वो आरोही की खुशी चाहता था, क्योंकि उसके लिए आरोही बहुत खास थी। वे दोनों अभी अपने दिमाग में अलग अलग सोच रहे थे और कार में शांति फैली हुई थी। तभी उस कार में फोन की तेज आवाज को चीरते हुए सबके कानों में पड़ी। वो आरोही का मोबाइल बज रहा था, जो उसने अपने पर्स में रखा था। वो धीरे से अपने बेटे को खुद से चिपका कर दूसरे हाथ से पर्स में से मोबाइल को निकाली, उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को एक नज़र देखी, फिर तुरंत कॉल पिक कर लिया और दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर आरोही के चेहरे के भाव बदल गए। तभी आरोही बोली, हाउ कैन पॉसिबल? तभी दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो वो बोली, मैं तो यहाँ वापस जा रही हूँ। ये सुनकर दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। तब आरोही बोली, आई हैंडल इट। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। निखिल, जो कि बड़े ही गौर से आरोही को देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था, वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आरोही के पास किसका कॉल आया था, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। वो बस आरोही के बोलने के इंतजार कर रहा था। आरोही बिना निखिल की तरफ देखकर, ड्राइवर की तरफ देखकर अपने कोल्ड वॉइस से बोली, स्टॉप द कार। ये सुनते ही निखिल और वो ड्राइवर दोनों चौंक गए। निखिल हैरानी से आंखें बड़ी किए आरोही की तरफ देखने लगा और बोला, व्हाट आर यू स्टेइंग ए आर? ये सुनकर आरोही बोली, आई सेड स्टॉप द कार। ये सुनकर ड्राइवर तुरंत कार रोक दिया और निखिल अभी भी हैरानी से आरोही की तरफ देख रहा था। ड्राइवर बिना पीछे मुड़े बोला, मैम व्हाट यू वांट? आरोही बोली, कार को वापस से होटल की तरफ मोड़ दो। ये सुनते ही ड्राइवर कार को होटल की तरफ मोड़ देता है। वो वापस से यू टर्न लिया और होटल की तरफ चला गया। वहीं निखिल अभी भी आरोही को हैरानी से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है।
वहीं दस अपने रूम के बालकनी में खड़ा था। उसके होठों पर एक किलर स्माइल थी। वो उसी तरह स्माइल लिए हुए बोला, अब तुम्हें वापस यहीं आना होगा। तुम जहाँ जाओगी मुझे ही पाओगी। ये कहकर उसके होठों की स्माइल और गहरी हो गई और उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। वो आंखों में चमक लिए फ्रंट डोर की तरफ देखे जा रहा था। वहीं रोनिका अपने रूम में पहुंचते हुए किसी को कॉल करती और ऑर्डर देकर बोली, आरोही एयरपोर्ट के लिए निकल गई है। ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए वो एयरपोर्ट पर पहुंचे उससे पहले ही वहीं उसकी समाधि बना दो। चाहे कुछ भी करना पड़े उसे और उसके दोनों बच्चों को मार दो। जरूरत पड़े तो उस निखिल चतुर्वेदी को भी रास्ते से हटा दो। ये सुनकर दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर रोनिका बोली, यस ऑफ कोर्स आई विल मैनेज एवरीथिंग। ये कहकर रोनिका तुरंत कॉल कट कर दी और तेज तेज हंसती हुई बोली, चूचू बेचारी आरोही, तुम अभी तो आई हो और अभी वापस जा रही हो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम जा रही हो, पर जब तक तुम नहीं जाओगी दक्ष मेरा नहीं होगा। इसलिए दक्ष को अपना बनाने के लिए तुम्हें रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। ये कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगी। इस वक्त किसी साइको की तरह दिखाई दे रही थी और उसकी आंखें लाल थी। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। दक्ष बड़ी ही बेसब्री से आंखों में चमक लिए फ्रंट डोर की तरफ देख रहा था। अचानक ही वहां पर आरोही की कार को वापस आते देख उसके होठों की स्माइल और भी गहरी हो गई। उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। वो अभी भी अपने रूम के बाहर बालकनी में खड़ा हाथों में वाइन का गिलास लिए हुए एकटक देखे जा रहा था। तभी उस कार से सबसे पहले निखिल बाहर आया और कार के बैक सीट का डोर ओपन किया। आरोही कार से निकलने से पहले क्रिस को निखिल की गोद में देते हुए और क्रिस को गोद में लिए हुए कार से बाहर आई। फिर वो दोनों होटल के अंदर की तरफ चल दिए। निखिल के चेहरे पर अभी भी कंफ्यूजन के भाव थे और वो आरोही की तरफ देख रहा था, पर वो कुछ पूछा नहीं क्योंकि वो जानता था कि आरोही उसे सब कुछ जरूर बताएगी। ये सोचकर वो कुछ नहीं बोलता है। कुछ ही देर में वो दोनों रिसेप्शन पर जाकर रूम की लेते हैं और रूम में चले जाते हैं। वहीं दक्ष निखिल को आरोही के साथ रूम की तरफ जाते देख उसकी जो आंखें अभी चमक रही थी वो धीरे धीरे सुर्ख होने लगी। उसके हाथों की पकड़ वाइन पर कस गई। वो आंखों में गुस्सा लिए हुए दांत पीसकर बोला, निखिल चतुर्वेदी, आई विल किल यू। तुम्हें नहीं पता तुम आग से खेल रहे हो। दक्ष खन्ना की कोई चीज किसी ने ले लिया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। तो तुमने मुझसे मेरी बेशकीमती हीरे को छीनने की कोशिश की। अब तुम देखते जाओ तुम्हारा क्या हाल करता हो। और रही बात मिसेस खन्ना की, तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, बाय हुक बाय क्रुक। ये कहते हुए उसके होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई और वापस उसके आंखों में चमक आ गई। आरोही और निखिल दोनों ही होटल रूम में चेकिंग किए और दोनों के ही हाथ में क्रिस्टल्स थे। आरोही रूम में पहुंचकर अपने दोनों बच्चों को बेड पर सुला दी और खुद सोफे पर जाकर बैठ गई। निखिल कुछ सेकंड उसको देखा और वो भी हाल में आकर सोफे पर बैठ गया। आरोही जो कि सोफे पर बैठी हुई थी और निखिल उसके सामने बैठकर उसे घूर रहा था, जैसे मानो वो उसे कुछ पूछना चाह रहा हो। आरोही निखिल की नज़रों को खुद पर महसूस कर उसकी नज़रों को देखकर साफ समझ गई कि उसे बहुत सारे सवाल उससे पूछने थे। इसलिए आरोही एक गहरी सांस लेकर बोली, ओके देन लिसन। मैं जब कार में बैठी थी तब मिस्टर चोपड़ा का कॉल आया था और उन्हें अर्जेंट मीटिंग करनी थी, वो भी कल के लिए। इस कारण मैं यहाँ वापस आई, वरना मैं आती नहीं। आरोही बोली, तुम जानते हो ये मीटिंग हम दोनों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। कल की मीटिंग अटेंड करने के बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे अपने बच्चों के साथ। ये सुनकर निखिल एक सेकंड के लिए चुप रहा और फिर बोला, ओके, वरना मैं कुछ और ही समझ लिया था। ये कहकर वो उठकर जाने लगा। हालांकि ये बात उसने धीमे से बोली थी, पर आरोही जिसकी निगाहें निखिल पर थी वो उसकी बातों को समझ ली और गुस्से से बोली, मुझे सब पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम क्या सोच रहे हो। सुनो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए वो इंसान कोई मायने नहीं रखता। ये सुनकर निखिल बोला, ओके। ये कहकर वो दूसरे रूम में चला गया। आरोही बस निखिल को जाते देख रही थी और फिर सोफे पर पीछे की तरफ सिर टिकाकर बैठ गई। उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा था क्योंकि वो वापस नहीं आना चाहती थी। उसने सोच लिया था वो यहाँ नहीं आएगी और ना ही वो कभी दक्ष से मिलना चाहती थी। उसके मन में दक्ष के लिए कोई भाव नहीं थी, भले ही वो ऊपर से दिखाने के लिए कह रही थी। उसका माइंड बहुत कुछ सोच रहा था, पर उसका दिल बार बार दक्ष के लिए अट्रैक्ट कर रहा था। अपने दिल के हाथों वो मजबूर ना हो जाए, इसलिए उसने यहाँ से जाने का डिसीजन लिया था। पर लास्ट टाइम पर ऐसा हो गया, उसने कभी सोचा भी नहीं था। वहीं आरोही काफ़ी देर तक सोफे पर बैठी यही सब सोचती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। कुछ सेकंड बाद ही उसकी आंखें भारी होने लगी और वो सोफे पर बैठे बैठे ही सो जाती है। सुबह के 4 बजे आरोही का अचानक मोबाइल बजने लगा।
आरोही मोबाइल की आवाज़ सुनकर नींद से बाहर आई। वो कसमसाते हुए अपनी आंखों को खोलकर पास में रखे मोबाइल को अपने हाथ को आगे बढ़ाया और उसको पिक किया। दूसरी तरफ से एक मैग्नेटिक वॉइस उसके कानों में पड़ी। हेलो वाइफी, हाउ आर यू? आई मिस यू सो मच। मैं जानता हूँ कि इतनी सुबह तुम्हें कॉल किया तो तुम्हारी नींद खराब हो गई होगी, बट आई डोंट नो हाउ मच आई मिस यू। इस आवाज़ को सुनकर आरोही, जो कि अभी हल्की हल्की नींद में थी, उसकी नींद पूरी गायब हो गई। वो एक झटके में आंख खोलकर सामने की तरफ देखने लगी। वो अपने मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखी तो दज का नाम शो हो रहा था। तो वह हैरान रह गई। वो मन ही मन सोची कि उसने कॉल क्यों पिक किया, पर उसे लगा कि उसने बिना ही देखे कॉल पिक कर लिया था। फिर वो अनजान बनकर बोली, हु आर यू? तभी दश बोला, दिस इज नॉट फेयर वाइफी। यू नो हु एम आई, एंड आई नो वेरी वेल कि तुम्हारे मोबाइल में मेरा नाम अभी आज भी सेफ है। तुम मानो या ना मानो, पर तुम मेरी आरोही ही हो। वहीं आरोही गुस्से से चिल्लाकर बोली, नो नो, आई एम नॉट योर वाइफ। हु द हेल आर यू? अगली बार मुझे कॉल करके परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगी। वैसे मैं जान सकती हूँ तुम बोल कौन रहे हो। तभी दज अपने होठों पर तिरछी मुस्कान लिए बोला, वो जो तुम्हारे दिल में बसता है और तुम्हारे रूम में समाया हुआ है, वो जो तुम्हारी आंखें बंद करते ही तुम्हारी आंखों के सामने आ जाता है, वो जो तुम्हारे होठों पर हर वक्त बसा हुआ है, वो जो तुम्हारे दिल और दिमाग में चढ़ा हुआ है, मैं वही हूँ वाइफी, तुम्हारा हस्बैंड। मोबाइल पर दज की बातें सुनकर आरोही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो इस वक्त कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, पर दूसरी तरफ से दज की आवाज़ उसके कानों में गई, बस करो वाइफी, अब कितना हैरान होगी। मैं जानता हूँ तुम मेरी वाइफ हो। अब तुम मुझसे कितना भी छुपा लो, मुझसे नहीं बच सकती हो। तुम्हें मेरे पास आना ही है, हर हाल में, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। पर आरोही और भी ज्यादा चौंक गई। वो रूम में इधर उधर देखने लगी और कुछ समझ नहीं पा रही थी कि दज उससे इस तरह से क्यों बात कर रहा है, जैसे मानो वो उसे देख रहा हो। दज की तेज आवाज आरोही के कानों में पड़ी, इधर उधर क्या देख रही हो वाइफी? मैं तुम्हें इधर उधर कहीं नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ। तुम्हें देखने के लिए मुझे किसी कैमरे या तुम्हारे पास आने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारे बिना करीब आए और बिना कैमरे के भी सब जानता हूँ कि तुम कब क्या करती हो। इसलिए तुम कितना भी कोशिश कर लो, मुझसे नहीं बच सकती। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। बहुत जल्द तुम खुद मेरे पास आओगी और मेरी बाहों में समा जाओगी। तभी आरोही गुस्से से बोली, कौन हो तुम? और तुम जो कोई भी हो, आई डोंट लाइक योर टॉकिंग। नेक्स्ट टाइम डोंट कॉल मी अगेन, अदरवाइज इट्स नॉट गुड फॉर यू। ये सुनकर दश के होठों की मुस्कान और भी गहरी हो गई। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए बोला, ओके वाइफी, मैं तुम्हें आगे से कॉल नहीं करूंगा, क्योंकि अगली बार मैं तुमसे मिलने आऊंगा, वो भी अपने साथ ले जाने के लिए। ये कहकर दश दश कॉल कट कर देता है। इधर आरोही गुस्से से कुछ बोलने ही वाली थी, पर उससे पहले कॉल कट होने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे आरोही गुस्से से फ़ोन को वहीं सोफे पर फेंकती है और चिल्लाकर बोली, आ दर्ज करना, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाली। तुम मेरे लाइफ में कोई मायने नहीं रखते। भले ही मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ, पर तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। आरोही बोली, मैंने तुमसे सारे रिश्ते तभी खत्म कर दिए थे जब तुमने मुझे धोखा दिया। उस रोनिका के लिए तुमने मेरे साथ खेल खेला और मेरे जज्बातों के साथ खेला। तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ। आई हेट यू दक्ष खन्ना। ये कहते हुए गुस्से से फर्श पर घुटने के बल बैठ गई और अपने सिर को घुटनों के बीच छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी तरफ से कोई अपनी पैनी नजरों से आरोही को घूर घूर कर देख रहा था। ये कोई और नहीं, दच था। दच ने पहले से ही सारे इंतजाम कर लिए थे। उसे पता था कि आरोही वापस आएगी और रूम में ठहरेगी, इसलिए उसने पहले से ही कैमरे फिट करवा दिए थे, ताकि वो आरोही के एक एक एक्टिविटीज को एब्जॉर्ब करे। आरोही को इस तरह से रोते देखकर दच को भी अच्छा नहीं लगा। उसे अपने सीने में बहुत तेज सा दर्द महसूस हुआ। वो बार बार यही सोच रहा था कि ऐसा क्यों है कि आरोही उसे नफरत करती है, क्योंकि वो वीडियो में सीन तो देख पा रहा था, उसमें आवाज़ें आ रही थी, पर आवाज़ क्लियर नहीं हो पा रहा था। उसे इतना तो समझ आया था कि उसे धोखा देने के लिए कह रही है, पर वो बार बार यही सोच रहा था कि उसने कब धोखा दिया। हाँ, उसने उससे दूरी बना ली थी और उससे बातें कम कर दी थी, पर धोखा ये कब हुआ? दच को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने बालों को पकड़कर नोचते बोला, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, आखिर हुआ क्या था उस दिन, और आरोही मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैंने ऐसा क्या कर दिया? और वो अपने सिर को पकड़कर सोचने लगा, पर चाह कर भी उसे वो दिन याद नहीं आ रहा था।
वहीं रोनिका अपने रूम में सोफे पर बड़े ही स्टाइल में बैठी हुई थी और उसने अपने हाथों में वाइन का गिलास पकड़ रखा था, जो कि बड़े ही अदा से गोल गोल घुमाते हुए उस वाइन की सिप ले रही थी। उसकी आंखों में चमक और होठों पर जहरीली मुस्कान थी। वो उसी तरह जहरीली मुस्कान लिए खुद में बोली, तुम्हें तो शायद याद भी नहीं होगा कि तुमने आरोही से कितनी दूरियां बना ली थी। 5 साल पहले तुमने गलतफहमी में आरोही से दूरी बना ली था। तुम्हें तो बस इतना याद है कि तुम उससे बातें नहीं कर रहे थे, पर तुम्हें ये याद नहीं है कि तुम्हें बातें किए कितने दिन बीत गए। तुम तो उस वक्त बिल्कुल होश खो बैठे थे, क्योंकि तुम उस वक्त मेरे काबू में थे। मैंने तुम्हें पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर रखा था, इस कारण तुम्हें कुछ भी याद नहीं। और उस दिन आरोही तुमसे मिलने क्लब में आए, तब मैंने आरोही को आते हुए देख लिया था। मैंने पहले ही अपने आदमियों को आरोही के पीछे लगा रखा था और मुझे पहले ही पता चल गया था कि आरोही क्लब में आ गई है। इस कारण मैं जानबूझकर उसके आंखों के सामने तुम्हारे करीब इस तरह से गई कि मानो वो तुम्हें ही गलत समझ ले और तुमसे दूर चली जाए। अब तुम देखो ना, मेरा प्लान कामयाब भी हो गया और मैं जीत भी गई। इतना बोल वो तेज तेज से हंसने लगी। कुछ ही सेकंड बाद उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई और वो गुस्से में आ गई। वो अपने गुस्से वाले भाव के साथ दांत पीसते बोली, पर ना जाने कहाँ से ये आरोही वापस आ गई। मैंने तो इसे रास्ते से हटा दिया था, लेकिन ये वापस आ गई। लगता है कि मौत ने इसे वापस से बुलाया है और मरने के लिए आना ही पड़ा। कोई नहीं, आज तो तुम्हारी मौत पक्की है। ये कहते हुए रोनिका एक बार फिर से मुस्कुराने लगी और अपने हाथ में पकड़े वाइन को एक घूंट में सारा पी गई। फिर ग्लास को टेबल पर रखते हुए उसकी नज़र अपने मोबाइल पर गई। वो मोबाइल को बड़े ही शिद्दत से देख रही थी, जैसे मानो उस पर कोई इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला हो। वो एक टक अपनी निगाहों से मोबाइल को घूर रही थी, तभी अचानक उसका फोन बजा। जैसे ही रोनिका ने अपने मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नंबर की तरफ देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई और उसके होठों की मुस्कान गहरी हो गई। वो उसी तरह जहरीली मुस्कान लिए मोबाइल पर उठाई और कॉल पिक करते हुए मुस्कुरा कर बोली, बोलो, काम हुआ? तभी दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर रोनिका के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। जहां अभी उसकी आंखों में चमक और होठों पर जहरीली मुस्कान थी, अब उसकी आंखों में बिल्कुल भी चमक नहीं थी। उल्टा गुस्से के भाव दिखाई दे रहे थे। वो अपने दांतों को पीसते हुए चिल्लाकर बोली, गो टू हेल। ये कहकर उसने अपने मोबाइल को फर्श पर दे फेंका। उसकी आंखें इस वक्त पूरी लाल हो गई थी और वो गुस्से से पागल हो गई। फिर चिल्लाती हुई बोली, नो नो, ये आरोही नहीं बच सकती। आखिर इसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? मैं इसको मारने की हर बार कोशिश कर रही हूँ और ये हर बार बच जा रही है। नहीं, अब मैं दर्ज और अपने बीच में इसको नहीं आने दे सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मरना ही होगा। आरोही, तुम्हें कोई और नहीं मार सकता है, तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी, क्योंकि तुम्हारा मरना तो तय है। दच और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि दच सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ये कहकर वो तेज तेज हंसने लगी। इस वक्त उसके ऊपर साइकोपन सवार हो गया था और वो एक साइको की तरह बिहेव कर रही थी। दूसरी तरफ आरोही कुछ देर में खुद को संभालते हुए सीधे वॉशरूम में चली गई। उसे अपने बच्चों का ख्याल आया तो वो बोली, मैं खुद को हिम्मत दूंगी और मैं टूट नहीं सकती। चाहे कितना भी दच आए या कोई भी आए, उसे कभी भी कमजोर नहीं बना सकता है। वो खुद को हिम्मत देते हुए सावन लेने चली गई। वहीं दच, जिसकी नजरें अभी भी आरोही पर ही थी, वो लैपटॉप में आरोही को वॉशरूम की तरफ जाते हुए देख रहा था। तभी उसका मोबाइल बज उठा। दच ने बिना मोबाइल को देखे कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से दच का असिस्टेंट रोहित था। वो बहुत ही पोलाइटली बिहेव करते हुए उसे ग्रीट करने लगा। तभी दच बोला, मैंने जो काम बोला था वो हुआ या नहीं? जिसे सुनकर रोहित एक गहरी सांस लेकर बोला, यस, सारे काम हो चुके हैं। मैंने आपको मेल कर दिया है, आप उसे एक बार चेक कर लीजिए। ये सुनते ही दच बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। वो झट से अपने मोबाइल में मेल चेक करने लगा। जैसे जैसे वो अपने मोबाइल पर आई मेल चेक कर रहा था, उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे और उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। फिर उसके होठों के किनारे मुड़ गए और उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए बोला, नॉट बैड वाइफी, आई एम इम्प्रेस। आई नो यू आर ओनली माइन एंड आई नो वेरी वेल कि तुम मेरी आरोही ही हो, क्योंकि उसी में इतनी हिम्मत और ताकत है और दूसरे में नहीं हो सकती है। पर जो भी हुआ है मैं पता लगा कर रहूँगा, फिर तुम्हारी नाराजगी भी दूर करते रहूँगा। ये कहते हुए उसके होठों की मुस्कान बढ़ती जा रही थी। वो वहीं टेबल पर अपने मोबाइल को रखा और वापस से लैपटॉप में देखने लगा, जहां आरोही अब तक वॉशरूम से बाहर आ गई थी और टॉवेल से अपने गीले बालों को सुखा रही थी। वो जैसे जैसे आरोही को देख रहा था, उसके अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अपने अंगूठे से होठों पर फिराते हुए बोला, उफ वाइफी, तुम्हारी ये अदाएं
मुझे पागल कर रही हैं। तभी आरोही उसी के सामने बाथरूम की डोरी ओपन करने वाली थी। डच बोला, नो नो वाइफी डोंट। उसी समय आरोही को ना जाने क्यों कुछ फील हुआ और वो कबर्ड की तरफ गई और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। ये देख डच के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, थैंक गॉड वाइफी कि तुमने समझदारी से काम लिया, वरना आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। पर चाहे जो भी हो वाइफी, तुम सिर्फ मेरी हो। आज भी तुम उतनी ही खूबसूरत हो, या फिर ये कह सकता हूँ कि उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। दोस्तों, अब कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तो आप लोग एक भी पार्ट मिस मत करिएगा और कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, तभी आप लोगों को कहानी में मज़ा आएगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखें और कहानी के प्रति अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।